गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आम नागरिक जो है गाड़ी में घूम रहा है, गाड़ी में वो दोबारा से मोटरसाइकिल में आ जाए, साइकिल में आ जाए। वो बंदा खुद हैरान था, वो जाट भाई को, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, स्कोडा। मैंने हाँ भाई अब तो स्कोडा ही लग रही तन्ने। यार तू लगवा देता मेरी अभी। स्कोडा। मैंने कहा भाई मैं टेस्टिंग रखी है तेरे लिए कि तू इसको मारे हो, मैं पता लगे कितनी सेफ है। इस देश में एक ही इंसान बचता है जिसकी लॉबी नहीं होती, वो मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास में उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो जिसको फर्क पड़ता है कि पेट्रोल कितने का है या कितने का डलवाना है महीने में। क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मैं कोई ठीक ठाक गाड़ी लूँ जिसका ठीक ठाक इंजन हो और जो मुझे बार बार बदलनी ना पड़े। एक जगह एक पैच आया, बिल्कुल ही गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी किसी की भी, मैं आया लेफ्ट से निकाल के ले गया। आप मारुति से स्कोडा में शिफ्ट हुए हैं, अब आपने स्कोडा का सर्विस एक्सपीरियंस ले लिया अच्छा खासा। चलाने के इश्यूज जैसे लांगजा वगैरह हाइट पे जब हम गए हेकिम वगैरह पे, वहाँ इश्यूज थे, बट ये टचवुड आराम से चल रही। मैं फर्स्ट गियर में आराम से क्लच छोड़ के आराम से इसको मैन्यूवर कर रहा था। ये रुक जाती है हमेशा लास्ट पॉइंट पे, आगे सारी गाड़ियां भिड़ चुकी पर ये रुक गई, बिल्कुल रुक गई, इतने से स्पेस में रुक चुकी थी। मैंने कहा भाई थैंक यू, मेरी फिर से इज्जत बचा ली आपने। पहले 4 सर्विस का तो वो 16,000 रुपये का पैक था, तो एवरेज आपकी 4,000 कॉस्ट पड़ गई। तो बस वो तब ब्रेक पैड का एक बार खर्चा आया था। आज बहुत ही खास गाड़ी है हमारे पास। वो गाड़ी हमारे पास दोबारा आई है 2 साल के बाद। पिछली बार जब आई थी तब 40,000 किलोमीटर के आसपास थी, अब जब आई है 83,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और ये है स्कोडा की कुशाक 1.5 मैनुअल, और ये है हमारे पीयूष जी की गाड़ी जो पिछले बार भी आपसे मिले थे और काफ़ी तारीफ़ें करी थी इन्होंने उस टाइम पे इस गाड़ी की। कुछ इशू भी थे जो स्कोडा सॉल्व नहीं कर पा रही थी, अब जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्व कर पाई या फिर नहीं कर पाई। उसके बाद हाल फिलहाल में इन्होंने एक स्पीति का ट्रिप किया है, उसके बाद कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस, उसके बारे में सारा कुछ जानेंगे हम पीयूष जी से। और सर्विस में कितना खर्चा आता है, क्या क्या पार्ट अभी तक इसमें रिप्लेस हो चुके हैं, और अगर आप लेना चाहते हैं कुशाक को, आपके जेब में ये गाड़ी कितनी भारी पड़ने वाली है, और साथ के साथ E20 का क्या असर पड़ रहा है इस गाड़ी पे, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इस गाड़ी के बारे में हम ड्राइव करते करते जानें, और जो भी मैं महसूस करूंगा साथ के साथ आपको भी बताते रहूंगा। देखो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद सारी चीज़ें लगभग वैसे ही दिख रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हल्की हल्की घिस चुकी है, इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है चीज़ों का। मुझे एक बात बताइए सर कि क्या आज भी प्यार उतना ही बरकरार है जितना पिछली वीडियो में था जब आप इसे फर्स्ट टाइम लेकर आए थे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, वैसे का वैसे ही है। अभी भी जब मैं हाईवे वगैरह पे जाता हूँ तो जब भी पंजा दबता है फील आती है तो हाँ ठीक है यार, सही चीज़ नहीं थी, वो सेटिस्फेक्शन रहती है। पिछले बार आप बता रहे थे कि जैसे क्लच में आवाज़ वो तो अब मुझे नज़र नहीं आ रही, नहीं तो हर बार दबाने में ची आवाज़ कर रहा था। हाँ सर। डैशबोर्ड में जो आवाज़ थी वो भी मुझे अब कहीं पर मतलब महसूस नहीं हो रही, आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर। ये सब क्या कि बाद में हो गया था उनसे? पता नहीं सर, आपसे मैं मिला, अगली सर्विस के लिए गया, कुछ चमत्कारी घटना घटी, हो सकता है सर आपकी वीडियो देख ली, कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने क्लच का तो पता नहीं क्या उस पर कुछ लगाया, कुछ करिश्मा ही हो गया, वो तो बिल्कुल ही आवाज़ चली गई, उसके बाद कभी आई नहीं। मतलब पहले कभी उन्होंने करने की कोशिश नहीं करी? करते थे वो, शायद कुछ ना कुछ दिल में कमी रह गई होगी, उन्होंने पूरी निकाल दी, पर अब तब से आवाज़ नहीं आई। और स्पीति का ट्रिप कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। मैं एक्चुअली अकेले जाता हूँ, कंडीशन वहाँ बहुत ख़राब थी ड्राइविंग के लिए, ब्लैक आइस, हालत ख़राब थी, -9 का टेम्परेचर, -5, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है सर। पहाड़ों में ऐसे एरिया में इस गाड़ी में सेफ फील होता है बिल्कुल ही, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं सही चीज़ें बैठा हूँ, मुझे कोई, और मैं इसको लगातार 15 घंटे 17 घंटे चला के पहुँचता हूँ, और ये गाड़ी चल रही होती है बढ़िया, कोई इश्यूज़ नहीं है सर। अभी भी जो परफॉर्मेंस है बरकरार है वैसे की वैसे जैसे नई गाड़ी चलती है ना। हालांकि 83,000 किलोमीटर इस इंजन के लिए कुछ नहीं है, फिर भी अगर देखा जाए जैसे इंडिया में फ्यूल मिलता है उस हिसाब से तो ये अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, फ्यूल का कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? E20 में चला रहे हो क्या इसको? सर मैं E20 में नहीं चला रहा इसको। अच्छा। मैंने थोड़ा हर फ्यूल चेक किया बाकायदा, लास्ट में जब 2 लीटर का स्पेस बच जाता है, मैंने पहले इंडियन ऑयल के चेक किए, फिर BP के चेक किए, फिर HP के चेक किए। मेरी नज़र में जो बेस्ट दिल्ली NCR में पेट्रोल निकल के आया वो BP स्पीड है। ऑलमोस्ट मेरा सेम माइलेज आता है जो पहले आता था रेगुलर पेट्रोल से, 12 की सिटी में आती है, उससे भी 12 की सिटी में आ रही है। अगर मैं कोई और पेट्रोल डलवाता हूँ तो 10, 10.5, 9 तो ड्रॉप हो जाता है कंसिडरेबल, बट BP स्पीड शायद उसमें इथेनॉल शायद कम है जो मैं नोटिस कर रहा हूँ। हाईवे पे अभी क्या निकाल रहे हो एवरेज इस गाड़ी से? अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा जल्दी करी तो 16 की माइलेज, 15 से 16, और मैंने थोड़ा सब्र से चलाई तो 18 से 20 की माइलेज भी निकल जाती है आराम से। पिछली वीडियो में आपने बताया था कि आप मारुति से स्कोडा में शिफ्ट हुए हैं, अब आपने स्कोडा का सर्विस एक्सपीरियंस ले लिया अच्छा खासा। दोनों में आप फ़र्क बताओ, मतलब कि कैसा फील करवाते हैं, कैसा वो काम करते हैं दोनों, और
खर्चा मतलब गाड़ी से गाड़ी तो कंपेयर नहीं करेंगे, हम एक जनरल आइडिया, आपको खर्चा किस में ज़्यादा लगता है? मारुति का क्या है कि इंडिया में शायद मुझे लगता है सेल वगैरह ज़्यादा है, तो आपको इतनी अटेंशन नहीं मिलती एज ए कस्टमर, क्योंकि उनके लिए आप जस्ट अनदर कस्टमर हो। उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ सेल हो रही हैं, उन्हें कोई ज़्यादा अपनी रेपुटेशन बनाने की या कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। स्कोडा में आपको अटेंशन बहुत मिलती है। मेरा जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे बहुत प्यार है मेरा, ऑलमोस्ट मैं सबको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। हाँ। और मेरे को प्रॉपर अटेंशन देते हैं, सुनते हैं, इशू को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद कभी एक दो बार नहीं रिजॉल्व हो पाया, बट वो करते हैं। जैसे उन्होंने क्लच का भी इवेंचुअली कर दिया, मुझे कभी इशू नहीं आया। और सर्विस कॉस्ट भी मुझे लगता है थोड़ा एग्जैजरेटेड है। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, जैसे इसके ब्रेक पैड हैं तो 7-7,500, थोड़ा 19-20 का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है कुछ चीज़ों में, बट सर्विस कॉस्ट का भी इतना नहीं है। इनके सर्विस पैक्स आते हैं तो ईजी है। अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर पार्ट चेंज हो, कि जो अभी शायद चेंज नहीं हुआ है, शायद 1 लाख के बाद कभी चेंज हो तब पता लगेगा, बट अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगा है कॉस्ट के परस्पेक्टिव से। मेरे को तो ठीक ही पड़ रही है, कॉस्ट के हिसाब से भी है। सर्विस पैक मेरे हिसाब से 60,000 किलोमीटर तक चलता है। उसके बाद आप उसको हर 2-2 सर्विस के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं। और उसकी कॉस्ट क्या आती है? अराउंड 13 से 14,000 रुपये 2 सर्विस का? हाँ, 2 सर्विस का। अच्छा, इसमें क्या क्या चेंज हो चुका है? जैसे कि जो वियर एंड टियर वाले पार्ट होते हैं, उसमें ब्रेक पैड कितने बार इसके चेंज हो चुके हैं? 2 बार हो गए, अब तीसरी बार ये घिसने वाले हैं। ये आखिरी दहाई में है अपने, तो ये तीसरी बार चेंज होंगे। उसके अलावा बैटरी इसकी भी रिसेंटली चेंज हुई है, 81,000 तक चल गई थी। क्लच इसका ओरिजिनल है, वैसे का वैसा चल रहा है अभी। और टायर इसके एक बार चेंज हुए हैं एट 49,000, मैंने खुद ही करवा लिए थे थोड़ा अर्ली। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम निगल्स, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में EPC एरर, ये सब चीज़ें हुई आपके साथ? हाँ सर, आप मुझे बता रहे थे, मैंने भी शायद थोड़ा सुना भी था 1-2 बार, बट टचवुड मुझे इस गाड़ी में इशू नहीं आया है। हो सकता है किसी और गाड़ी में EPC आ रहा हो, इसमें तो नहीं आया है कोई ऐसा। काफ़ी गाड़ियों में आ रहा है, काफ़ी जगह पे मुझे पढ़ने को मिलता है, और काफ़ी लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि EPC एरर आ रहा। हो सकता है कि फ्यूल की वजह से हो सकता हो कि कुछ लापरवाही हो ओनर की, हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो। ऐसा नहीं मतलब ओनर के ऊपर ही डाल सकते हैं, बट आ रहा है गाड़ियों में। अच्छी बात है, इनके उसमें नहीं आया। और आप जो है काफ़ी ख्याल भी रखते हैं गाड़ी का, आप बता रहे हैं। यस सर, मैं इसको प्रॉपर मेंटेन करता हूँ, यहाँ तक कि मैं इसका इंजन ऑयल भी खुद टॉपअप करता रहता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा लेवल कम हो गया है, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। इसका एयर फिल्टर मैं बार बार क्लीन करता हूँ। मैं हर चीज़ खुद मॉनिटर करता हूँ कि ब्रेक पैड कितने रह गए, क्या कितना रह गया, इंजन कैसा चल रहा है, आवाज़ तो नहीं आ रही कोई। कोशिश करता हूँ कि मुझे पता हो कि मेरी गाड़ी की फील कैसी है और कैसे चल रही है। तो मतलब अपनी तरफ से पूरा प्रयास है, बाकी तो इतना हम नहीं कर पाते। ऑब्वियस बात है, हम टेक्निकल इतना नहीं है। ओवर द टाइम रैटलिंग वगैरह बढ़ी क्या इसमें? रैटलिंग क्योंकि पहाड़ों में चलती है, रफ टेरेन में। हाँ। थोड़ा लेफ्ट साइड में वो तो वेंट है, उधर थोड़ा आवाज़ बन गई है, अगर बिल्कुल ही अगर उबड़ खाबड़ आ जाए। अच्छा। उसके अलावा नहीं। एक इशू है डिक्की नॉइस का इनकी, आई थिंक वो शायद कोई और ओनर भी रिलेट कर पाएगा। वो नहीं जाता है, वो बार बार हर 15,000 रुपये में जाता हूँ, रो कर आता हूँ, तो वो भी उबड़ खाबड़ में हल्की अगर बीच में कभी टक के और कभी आ जाती है। अब भरोसा हो गया है कि आप इसको लंबा चला पाएंगे? हाँ सर, मैं क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मैं कोई ठीक ठाक गाड़ी लूँ जिसका ठीक ठाक इंजन हो, और जो मुझे बार बार बदलनी ना पड़े, और मेरे को लॉन्ग रन में सेफ्टी होनी चाहिए गाड़ी की। तो उस हिसाब से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, लॉन्ग रन चलेगी। सेफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी कितनी बढ़िया गाड़ी है। एक बार क्या हुआ, मैं दिल्ली कैंट में सिग्नल पे खड़ा हुआ हूँ, और पीछे वो आपकी स्कॉर्पियो है जो कि भयावी राक्षसी इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं तो डरता हूँ सर, साइज़ का काफ़ी फ़र्क है। तो भाई ने पीछे कोई झारखंड के भाई होंगे, झंडा लगा हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का। अच्छा। उन्होंने उठा दी फर्स्ट गियर में। मैं अभी तो हरी हुई भी नहीं है, लाल है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ उठाने की। भेड़ दी 15 आवाज़, जोर धड़ाम आवाज़ आई। मैंने मतलब अब इतनी राक्षसी इतनी बड़ी गाड़ी, मैंने कहा तो ठोक दिया इसने। अब तो भाई इंश्योरेंस के देख लियो, देखते हैं कितना नुकसान हुआ। आवाज़ बहुत आई है। मैं नीचे उतरा, बीच में गया, कुछ भी नहीं हो रखा था सर। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ था इसको। वो बंदा खुद हैरान था, वो जाट भाई को, उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, स्कोडा। मैंने हाँ भाई, अब तो स्कोडा ही लग रही था। यार तू लगवा देता मेरी अभी। स्कोडा। मैंने कहा भाई मैं टेस्टिंग ग्रीन रखी है तेरे लिए कि तू इसको मारे हो, मैं पता लगे कितनी सेफ है। फिर मैंने बाद में नोटिस किया इनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी होती है ना, पीछे एक स्ट्रिप है तो उसने प्रॉपर, क्योंकि सीधे एंगल पे लगी, उसने प्रॉपर शॉक एब्जॉर्ब कर लिया बिल्कुल। अगर कोई और गाड़ी होती डेफिनेटली मारुति की, मैं कह रहा हूँ हंडे की भी इवन, पक्का उसमें फिजिकल डैमेज आता। और फिर मैंने आपको बताया वो एक फ्रीक एक्सीडेंट हुआ मेरा मूर्थल में रात को अंधेरे में। तो वहाँ भी जब मरी हुई गाय, काली गाय नजर नहीं आई राख पैच पे, तो चढ़ी उस पर, तो उतरी तो सिर्फ डिसेंबल हो गई, फिजिकल डैमेज तब भी नहीं हुआ था, और काफ़ी सेफ फील हो रही थी। तो तब मुझे वो 2 इंस्टेंस पे रियलाइज़ हुआ कि यार ये गाड़ी है तो सही। और तो मुझे और कॉन्फिडेंस आता है, मैं इसे और पहाड़ों में फिर ले जाता हूँ। टचवुड वहाँ पे कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्थर 1-2 बार गिरे, क्योंकि लैंडस्लाइड आपको फेस करनी पड़ जाती है, और वो भी शीशे ऊपर टकराए उस पर आपके सनरूफ पे, और वो कूद के निकल गए। अच्छा।
तो एक दो Sunroof ऐसे में कुछ छोटे मोटे नहीं हुआ? इंसिडेंट कुछ नहीं, वो हल्का सा स्क्रैच है 83,000 में से कितना चली होगी पहाड़ों में, जितना आप पहाड़ों का जिक्र कर रहे हैं? सर। आप समझिए उत्तराखंड में ये आपका आदि कैलाश से लेकर, ठीक अच्छा। है, आपका गुंजी से लेकर, दुगतू से लेकर, मुंशियारी से लेकर, नीति से लेकर, हर्षिल ये कई बार गई। हर्षिल मुझे बहुत पसंद है, वो जगह गंगोत्री वाला एरिया, मेलोंग वैली, उत्तराखंड तो छपा हुआ पूरा। शायद माना पास में नहीं गया उसमें, अच्छा। एक जगह छोड़ के। उसके अलावा हिमाचल में भी ये अब हर जगह जा चुकी है। स्पीति लो का एक्स सीजन में कैसा परफॉर्म करती है? सर मुझे कुछ फील नहीं हुआ कभी। अच्छा। मतलब जितना ही यानी एक्सट्रीम सिचुएशन में गाड़ी खड़ी हुई है, -9 में कहीं ठंड में खड़ी हुई है, मैं गया, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है एक बारी में और वैसी की वैसी चलती है। मुझे कभी ऐसा कोई फील नहीं हुआ। और इनफैक्ट स्पीति में ही बताता हूँ इस साल का, तो एक जगह एक पैच आया जब बिल्कुल ही गाड़ी चढ़ नहीं पा रही थी किसी की भी। मैं आया, लेफ्ट से निकाल के ले गया। और वो से था मैं शायद अकेला था, गाड़ी का वेट कम था, बर्फ बहुत ही, ब्लैक आइस वगैरह, सबकी गाड़ियाँ बहुत स्किड करी, आराम से निकल गई। पीछे वो टैक्सी वाला भी खड़ा हुआ है, एक स्कॉर्पियो वाला भी खड़ा हुआ है। बाद में मुझे वो मिले, आपका जो ये ब्रिज है उधर, मैं एक फेमस ब्रिज है उसका नाम चीचम ब्रिज, चचम ब्रिज, वहाँ मुझे मिले। सर आपकी गाड़ी बड़ी बढ़िया है, कौन सी गाड़ी है आपकी, आप अकेले आ गए? तो मतलब वो गाड़ी से ज़्यादा इंप्रेस हुआ, मेरे से कौन इंप्रेस होगा। तो मैंने हाँ भाई ठीक है, गाड़ी अब क्या करें, इसी के भरोसे हम आए हैं, ये मेरे भरोसे नहीं आई है। अच्छा, अब रियलाइज होता है कि काश मैंने ऑटोमेटिक ली होती? मुझे पता है कई लोग मुझे टोकते हैं ऐसे कि आप यार पागल हो क्या, आप तो सिटी में रहते हो दिल्ली में, आपके तो दोनों पैर खराब हो जाएंगे, घुटने खराब हो जाएंगे, घिस जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं कभी ऐसी बात तो सोचता ही नहीं। अब जैसे मेरा ड्राइविंग हिसाब, नेचर, इंस्टिंक्ट ऐसा है कि अगर मैं ऑटोमेटिक चला रहा हूँ ना, थोड़ी देर में बोर हो जाऊँगा, तो वो शायद समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे थोड़ा मैनुअल ड्राइव भी पसंद है कि मैं कोई, अगर मेरे को लग्जरी कार भी होती, भगवान करे कभी ऐसा हो, लगता नहीं अभी संभव होगा ऐसे कभी, मान लीजिए पोर्शे 911 में, मैं प्रेफर करूँगा कि मैनुअल मिल जाए मुझे नहीं चाहिए होगी ऑटोमेटिक में, मुझे वो मज़ा आता है सर, पर्सनल चॉइस है। मैं ट्रैफिक में भी एंजॉय कर रहा होता हूँ, वो लोग शायद मुझे पागल समझें। वही है, आप मतलब गाड़ी की केयर करने वाला होना चाहिए और चलानी चाहिए गाड़ी। अगर आपने ली है तो चलनी चाहिए। दैट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस। जैसे अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हो गई है, हाँ। तो आपका गाड़ी खड़ी रहेगी ना, तो इथेनॉल है वो अलग होगा, पानी खींचेगा, 10-20% अलग से आपका पड़ा हुआ है अंदर पेट्रोल फ्यूल टाइम में, तो रस्टिंग होगी, खड़ी रहेगी, पानी वो और अट्रैक्ट करेगा, तो आपका इग्निशन में इशू आ जाएंगे, फ्यूल पम्प का इशू आ जाएगा। तो गाड़ी चलानी बहुत ज़रूरी है अब तो, खास तौर पे यार डेली थोड़ा चलती रहे। बट ये जो इशू आ गया है ना इथेनॉल वाला, ये हमारी कार्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा डर गया हूँ कि कल को कोई इसका बड़ा पार्ट ख़राब हो गया उस वजह से, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि E10 कंप्लायंट है ये, E20 नहीं है। अब ये एथेनॉल की लॉबी बन गई है, अब वो प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट। इस देश में एक ही इंसान बचता है जिसकी लॉबी नहीं होती, वो मिडिल क्लास आदमी। मिडिल क्लास में उस आदमी की बात कर रहा हूँ जो जिसको फ़र्क पड़ता है कि पेट्रोल कितने का है या कितने का डलवाना है महीने में, लेकिन वो लॉबी हर चीज़ की बन जाती है। हमारी कोई लॉबी नहीं है सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरे ख्याल से कभी ना कभी जो मुझे लगता है वो इंट्यूटिव फीलिंग है कि हाँ कोई इशू आएगा और भाई साहब लेने के देने पड़ेंगे, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। BP स्पीड डलवा रहा हूँ, 7 रुपये लीटर मुझे एक्स्ट्रा पड़ रहा है, बट मैं डलवा रहा हूँ। फ्यूल सिस्टम के पार्ट बड़े महंगे हैं इस इंजन के, चाहे वो इंजेक्टर क्यों ना हो, हाई प्रेशर पंप क्यों ना हो, फ्यूल पंप क्यों ना हो, काफ़ी कॉस्टली पार्ट हैं। एग्जैक्टली वो ये हैवी इंपोर्टेड इंजन, प्रॉपर यूरोपियन वर्जन है ये, तो इसका तो पार्ट ऑफिस की बात है, इसके इंजेक्टर चेंज होंगे तो, और कुछ वारंटी में नहीं लेता वो तो मना कर रहे हैं सब। वारंटी बची हुई है इसकी अभी? हाँ एक्सटेंडेड वारंटी है सर, अभी तो है कवर 6 साल का, क्योंकि अभी इसको 4 साल थोड़ा ऊपर हुआ है, तो अभी 1.5 साल है तकरीबन। अब एक्सटेंडेड वारंटी में कई चीज़ें हिडन होती है ना कि इसकी वारंटी है या नहीं है। मेजर चीज़ों की तो मिल जाती है, इंजन हो गया, गियर बॉक्स हो गया। फिर अगर आप किसी चीज़, मतलब कोई चीज़ आपकी ख़राब हो गई, आप वहाँ पर जाते हो तो आपको सरप्राइज़ मिलता है कि ये तो नहीं होता है एक्सटेंडेड वारंटी में। दोनों अलग होती है, जो गाड़ी के साथ आती है मेन वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी, दोनों अलग अलग होती है, उनको एक जैसा बिल्कुल भी मत समझना। हाँ आप सही कह रहे हो, कुछ हिडन चीज़ें हमेशा होती हैं फिर, और वो TNC पे पड़ता नहीं है। बाकी थोड़ा सा क्लच मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अंदर घुस गया है। क्लच सर वही पहले का क्लच चलता आ रहा है, पता नहीं अब मेरे को तो इतना फील नहीं, मुझे आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। बट क्लच हाँ इसका ओरिजिनल है, शायद चेंज होगा वो भी आने वाले टाइम में। अभी तो सही अंदर है। घुस गया है, तो मुझे मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब मैं समझना चाह रहा क्लच ओके है, लेकिन जो क्लच का मूवमेंट होता है ना वो कम हो गया। कि पहाड़ों में बहुत चलती है, मैं कोशिश को आराम से छोड़ता हूँ, मैं कभी एक्सीलरेट नहीं करता, तो आई मेक श्योर कि मेरा क्लच बर्न ना हो। तो बड़ी मेहनत से बचाया हुआ क्लच है। कई जगह मुझे गालियाँ खानी पड़ती हैं कि पहाड़ में आराम से उठा रहा है ये, बट वो उठाते हैं हम आराम से, क्योंकि बंदे लोग तो खींच के दबाते हैं पंजा। मुझे पता है इसकी टॉर्क 250 Nm की है, तो ये आराम से उठ जाएगी, मैं इसको आराम से उठाता हूँ बगैर एक्सीलरेट करे। बहुत सही। और ये एक्चुअली यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है। अब कई लोग बोलते हैं कि DSG DK200 ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ले लो, वो ऐसे अपनी गाड़ी को बचा नहीं पाएंगे जैसे मैं एटलीस्ट मैनुअल में बचा पा रहा हूँ, और इस इंजन से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ वैल्यू।
मतलब वैसे बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, वो अपनी जगह गाड़ी, उस गाड़ी का पिकअप शायद और बेहतर होगा कि वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़ा एक इंश्योरेंस मिल जाती है मैनुअल की ना, एक्स्ट्रा एक कि आपके हाथ में है और इसमें क्या ही खर्चा, क्या ही ख़राब हो जाएगा, वो तो ख़राब नहीं होगा ना। और DK 200 तो ख़राब हो गया तो फिर आपकी वाट लग गई सर। ये सारे जो इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ काम कर रहे हैं? फीचर रिलेटेड कभी कोई इशू आया नहीं, ये टच स्क्रीन का सिस्टम अपग्रेड कर देते हैं। ये वेंटिलेटेड सीट, वेंटिलेटेड सीट्स मैंने एक्चुअली दोस्तों की गाड़ी में बैठा मैं, ठंडी वगैरह की बेटर है। हाँ, इससे बेटर है, वही आवाज़ ज़्यादा करते हैं, हवा इतनी नहीं करते, ठंडक नहीं। पर हाँ ये है कि एटलीस्ट यू वोंट स्वेट, पसीना वगैरह आपको नहीं आएगा, आप कंफर्टेबली बैठोगे। बट हाँ वो हंडे में जो ठंडी फील आती है ना, वो इसमें नहीं आती है। अब आज की तारीख में गाड़ी लेनी हो आपको सेम बजट में, तो बाकी जो गाड़ियां हैं मार्केट में, अभी भी आप इसी में जाने की सोचोगे या फिर और भी कुछ ट्राई करोगे आज के सिनारियो के हिसाब से? ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी सर, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा यहाँ पे कि अगर मुझे अभी गाड़ी लेनी है और डीजल की गाड़ी 10 साल चलती है, मैं तो डीजल ले लूँगा, एटलीस्ट उसमें फ्यूल तो सही मिलेगा और मैं उसको ज़बरदस्त खींचूंगा। क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर अल्ट्रेशन नहीं होगी, वहाँ भी लॉबी है, कोई आइसोब्यूटेन नहीं मिला पाएंगे, ट्रांसपोर्ट की लॉबी है ना, तो वहाँ पे एटलीस्ट हम प्रोटेक्शन है, डीजल में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। कुछ करना चाहिए सर गवर्नमेंट को, मतलब हम आम नागरिक हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे इतनी जल्दी उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उनके टारगेट में अचीव हो रहे होंगे, काफ़ी कुछ हो रहा होगा, उनका बड़ा पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आम नागरिक जो है गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी में वो दोबारा से मोटरसाइकिल में आ जाए, साइकिल में आ जाए, यही चाहती है। नहीं, यहाँ तो हम उनको ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ज़्यादा पेट्रोल लेते हैं, ज़्यादा खर्चा करते हैं, पार्ट भी चेंज होते हैं, GST मिलता है, पेट्रोल पे तो उनको आधा पैसा मिल ही जाता है हमारा। गवर्नमेंट को थोड़ा तो रियायत करनी चाहिए। 1 लीटर के बारे में क्या सोचते हो? अभी आपने कभी चलाया इस दौरान? 1 लीटर से बड़ा अच्छा इंजन है, वो तो पोलो वगैरह में चलाया हुआ मैंने एक दोस्त का, और ये इनकी काइला गाड़ी आई है, वो ज़्यादा बेटर गाड़ी है इससे। अगर आपको 1 लीटर ही, मैं पर्सनली बोलूँगा 1 लीटर लेना तो वो गाड़ी ले लो, वो थोड़ी इसकी रोड अपीयरेंस भी उसकी अच्छी है, ब्रॉड है, हाँ बहुत बढ़िया चलती है। उसमें वो ज़्यादा बेहतर फील हो रही थी, उसका वेट थोड़ा सा कम है मार्जिनल, तो फुल अच्छा फील होता है, वो अच्छी गाड़ी है सर। बट हाँ ये शायद अब 1.5 के लिए रह गई है, बट 1 लीटर में लेनी होगी तो शायद काइला लेना ज़्यादा सही रहेगा। काफ़ी सेल्स को इफेक्ट भी करा है इस गाड़ी की, करा है, ऑलमोस्ट खा गई है वो 1 लीटर की सेल को, वो खुद ही बोलते हैं सर्विस सेंटर वाले कि अब काइला की आ रही है 1 लीटर में और ये 1.5 में ही जाती है। और अच्छी बात है क्योंकि काइलैक 1 लीटर में आ रही है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाती है उसमें इसके जैसी, और साथ के साथ प्राइस भी काफ़ी कम है। प्राइस कम है, एग्जैक्टली, और उसका सस्पेंशन मुझे बेटर लगा उससे। सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में है, एग्जैक्टली, कंफर्टेबल है। इंडिया में सड़कें में थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है, इसका थोड़ा हार्ड है, ये कभी गड्ढे आपको पूरा फील कराती है कि हाँ भाई गड्ढे में गए थे आप। बट इस इंजन की जो पावर है, रिफाइनमेंट है, उसको 1 लीटर वाला मैच नहीं कर पाया। ये गाड़ी वैसी है, आई एम श्योर काइला, कि मैंने कभी इतना लॉन्ग रन नहीं किया, तो इसका जो हाई स्पीड हैंडलिंग है, मैन्यूवरिंग्स होती है, स्वर्विंग है, वो यार बहुत कंफर्टेबल है, कोई बॉडी रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, पहाड़ में भी नहीं होता बॉडी रोल, मुझे अच्छा फील है। मैं तभी इस गाड़ी को बार बार ले जाता हूँ, ये गाड़ी तो मेरी पहाड़ों की ही है। मैं तभी स्पीति ले गया था, तो पूरे कॉन्फिडेंस से ही कुछ नहीं होगा। किन्नौर में रुका जाते हुए, फिर पूरा ट्रिप, मुझे हर कोई ऐसी ट्रिप रही है कि हर किसी ने टोका है कि भाई तुम अकेले क्यों आ गए, ऐसे अकेले मत आया करो। अच्छा, तो अब आगे सोच के जाऊँगा भाई, इतना क्यों डरा रहे हो। मैं, मेरी तो आदत है भाई, 2-4 लोगों मैंने लिफ्ट भी दी लोकल्स को, वहाँ पे जो ट्राइबल लोग होते हैं, मैं आ जाओ भाई मैं जा रहा हूँ उधर। एक बंदा आ रहा आपने मुझे लिफ्ट देना है, क्यों नहीं देंगे आपको, आपके यहाँ आए हम बैठिए। एक जगह पुलिस वालों ने रोक दिया, भाई साहब अकेले आ गए, अब क्या कर रहे हो? मैं सर घूम रहे हैं। दिक्कत क्या है अकेले जाने में? वो थोड़ा सर्दी का टाइम में था, बर्फ भी थी उस टाइम। अच्छा। थोड़ा वो कह रहे हैं कि इस टाइम बंदा क्या। स्नो चेन वगैरह कैरी करके लेकर जाते हो? स्नो चेन मैं तब ले गया था, पर काम नहीं आई थी, पड़ी हुई थी डिक्की में, वो प्लास्टिक की वैसे घटिया क्वालिटी की जो आती है ना, सस्ती थोड़ी, मैं वो ले गया था। हैवी वाली तो फिर हैवी ड्यूटी हो जाती है। मैं वेदर देख के गया था कि शायद थोड़ा सनी हो जाएगा तो आइस थोड़ा मेल्ट कर जाती है, इतनी आइस नहीं थी, स्नो नहीं, ब्लैक आइस थी। लेकिन चलाने के इशूज़, जैसे लांगजा वगैरह हाइट पे जब हम गए हिक्किम वगैरह पे, वहाँ इशूज़ थे, बट ये टचवुड आराम से चल रही। मैं फर्स्ट गियर में आराम से क्लच छोड़ के आराम से इसको मैन्यूवर कर रहा था। इसका कई बार ABS ने मुझे बचाया है। अच्छा। इसका कमाल की ब्रेकिंग है, वो बिल्कुल सिटी में सिचुएशन बन जाती है और अचानक से कोई रुक गया या कोई आ गया सामने, कोई गाय भैंस कैटल का स्ट्रे कैटल का, सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर बड़ा इग्नोर कर दिया था, कुत्तों को हटाया था या हटा रहे थे। तो ये एक बड़ा इशू है, बड़े एक्सीडेंट होते हैं। अब सामने कोई आ गया अचानक से, अब जैसे आ गई है, अब आपके आगे गाड़ियाँ चल रही हैं हाई स्पीड में, वो ब्रेक मार देगा आगे वाला और आपको टाइम मिलता नहीं। तो इस गाड़ी ने मुझे कई बार बचाया है। वो मेरे को बस पीछे देखना पड़ता है, पीछे से कोई आके ठोक दे। बट ये रुक जाती है हमेशा लास्ट पॉइंट पे। आगे सारी गाड़ियाँ भिड़ चुकी है पर ये रुक गई, बिल्कुल रुक गई, इतने से स्पेस में रुक चुकी थी। मैंने कहा भाई थैंक यू, मेरी फिर से इज्जत बचा ली आपने। तो ये फ़ायदा रहता है, इनकी टेक्नोलॉजी बाकी काम करती, सुपीरियर है, वो सेफ्टी आपको देती है, एहसास कराती है। वो आप डे 1 में महसूस नहीं कर सकते, या फिर जब आप गाड़ी सर्च करने जाते हो
शोरूम में खड़ी गाड़ी देखते हो तो इस चीज़ को देखकर पता नहीं चल नहीं सकता, पता जब आप चलाते हो, महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तब पता चलता है ये सारी चीज़। बाकी सर इसकी कॉस्ट तो है, कॉस्ट इन द सेंस इसका माइलेज सिटी में 12 ही है। अब जिसको माइलेज से प्यार है वो फिर उसको ज़्यादा टाइम रख नहीं पाएगा। 12 तो मेरे हिसाब से बहुत सही है। 1.5 लीटर का सिटी, आप दिल्ली का ट्रैफिक बता रहे हो। हाँ, दिल्ली में अराउंड 12 मिक्स, मतलब थोड़ा जैसे रिंग रोड वगैरह आ गई, थोड़ा ओपन सेशन भी चल गई, ट्रैफिक में भी चल गई, तो मिक्स मुझे अराउंड 30 किलोमीटर चलाऊंगा तो 12 की मिल जाती है। बट अब मारुति वाले सर 15-16, हुंडई में भी कई गाड़ियों में मिल जाता है, होंडा में स्पेशली थोड़ा लोगों को रहता है इंडिया में। तो 1.5 लीटर में नेचुरली एस्पिरेटेड भी इतना नहीं निकालता है। और आपकी फ्रॉन्क्स टाइप की गाड़ी 1.2 लीटर वाली वो दे सकती है इससे 2-3 के ऊपर का एवरेज। या तो फिर हो सकता है सर इसका सिलेंडर कट ऑफ है, उसकी वजह से भी माइलेज मिल जाती है। फिर इंजन ब्रेक करते हो, थर्ड गियर पे छोड़ दिया तो अपने आप शिफ्ट हो जाता है, 2 सिलेंडर ऑफ हो जाते हैं, उससे माइलेज का थोड़ा फर्क तो पड़ ही जाता है। बट ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा खींचोगे तो गिरता ही बहुत जल्दी है माइलेज। अब एक बार क्या हुआ, मैं बड़ी मेहनत से मैं हर्षिल गया था, मैंने कहा बढ़िया माइलेज निकालेंगे, आराम से चलाएंगे, ठीक है। तो सुबह 3 बजे निकल गया, मैं ऋषिकेश तक पहुंच गया आराम से, 22-23 रिकॉर्ड माइलेज चल रहा था मेरा, 23-22 का माइलेज चल रहा था। मैंने कहा बढ़िया, आज तो मज़े आ गए। पहाड़ चढ़े, थोड़ा जोश आया, गाड़ी वाला निकल गया तेज़ी से। मैं यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो गलत है, तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी तो ऐसी है, इसको मैं बताता हूँ अभी। तो बस सर वो 23 से 12 का हुआ, पता नहीं चला। अच्छा, सर्विस कॉस्ट के बारे में बताओ आप, कितना खर्चा आता है जब जाती है? 15,000 का इंटरवल है इसका ऑयल चेंज वाला। मैक्सिमम कितना बिल आया और जनरली कितना बिल आता है? तो इसके सर्विस पैक्स थे इनिशियली, तो टचवुड मुझे बहुत सस्ता पड़ गया था, कंपनी की ऑफर चल रही थी। तो पहले 4 सर्विस का तो वो 16,000 रुपये का पैक था, तो एवरेज आपकी 4,000 कॉस्ट पड़ गई। तो बस वो तब ब्रेक पैड का एक बार खर्चा आया था 7,000-7,500 का। उसके बाद फिर मैंने एक्सटेंडेड, जैसे उसके बाद 2 सर्विस इसकी और हो गई हैं, क्योंकि आपकी पहले 4 थे ना, 15, 60, 75, अब ये एक सर्विस समझ लो और मैं करवा दूंगा अभी, मतलब उस सर्विस पैक में ही है, तो वो भी एक्सटेंडेड में ही है। मतलब आप सर्विस पैक ले सकते हो अगली 2 का। तो जैसे मैंने आपको बताया 14,000 का मैंने ले लिया, तो एवरेज कॉस्ट शायद अभी 15 से 16 है। सो ये गेट अ डिस्काउंट 1 to 2,000 मैं पहले ही करा लेता हूँ। 2 सर्विस मतलब 30,000 किलोमीटर तक? हाँ, 30,000 किलोमीटर कवर। तो पहला आपका हो गया था 60 का, तो 90 तक ये अभी अगली सर्विस तक कवर्ड है। वो फिर उन्होंने फिर मुझे बताया हुआ कि आप अगली 2 का भी ले सकते हो। कॉस्ट थोड़ा शायद वेरी कर सकती है, क्योंकि दे एंटिसिपेट कि सम अदर पार्ट वुड बी चेंज्ड। उनका एक शेड्यूल बना होता है, अगर आप स्कॉडा सर्विस की वेबसाइट पे भी जाओगे तो 1,05,000 रुपये, 1,20,000 रुपये ये पार्ट आपके चेंज होने ही हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से वो बेसिक कॉस्ट एस्टिमेट दे देंगे। अगर आपकी गाड़ी में कोई पार्ट खराब हो गया है तो वो तो कवर्ड है ही नहीं, वो तो आप ऑब्वियसली चेंज कराओगे, उसके पैसे दोगे। आप किसी को सजेस्ट करोगे, और अगर नहीं करोगे तो क्या कारण रहेंगे उसके कि नहीं करोगे? क्योंकि अब आपको सारा कुछ पता है, सीन क्या चल रहे हैं भारत में वो सब आपको पता है। उस हिसाब से थोड़ा सा आंसर ऐसा देना कि अगले बंदे को बात समझ में आ जाए कि लेनी है या फिर नहीं लेनी है। ये सब वही है इसका आज भी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब जो गाड़ी आएंगी वो E20 कंप्लाइंट आएंगी गिवन अंडर द अजम्पशन। तो अब बंदा ले लेगा, क्यों नहीं लेगा? जिसको ड्राइविंग वगैरह का अच्छा शौक है, जो लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, उसको चाहिए यार एक ऐसी सिक्योर गाड़ी हो जिसमें अगर भगवान ना करे थोड़ा ऊंच नीच भी हो जाए तो आई शुड फील सिक्योर, मुझे सुरक्षित महसूस करना चाहिए। तो आँख बंद करके ये गाड़ी ले लेनी चाहिए। और प्लस वो माइलेज का इतना नहीं सोचता है। हाँ। क्योंकि थोड़ा बहुत तो फिर माइलेज कहीं ना कहीं आपको ये लॉस देगा। 10-12 की माइलेज कई लोगों के लिए कमी होती है, चाहे कोई कुछ कहे। आपको लगता है कि यार थोड़ा खर्चे हैं, ब्रेक पैड वगैरह फ्रीक्वेंट चेंज मेरा इतना ज़्यादा चलाना नहीं है, या मैं जैसे होंडा वगैरह की भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, एलिवेट मुझे बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, तो वो चलने भी अगर भी अच्छी है, इतना मतलब परफॉर्मेंस का ही थोड़ा बहुत फ़र्क होगा 19-20 का, तो वो गाड़ी ले सकता है, ऐसी बात नहीं। दूसरी गाड़ियाँ भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही गाड़ी रह जाएगी। बस मैं इस हिसाब से रेकमेंड करूँगा कि अगर कोई एंथुजियास्ट टाइप है तो वाकई लॉन्ग ड्राइव अकेले भी निकल जाता है गाड़ी लेके, और उसको बहुत शौक है और रगड़ के चलाता है वो, तो दिस वुड बी वर्थ इन्वेस्टमेंट। वो खुश रहेगा, चाहे वो स्लाविया ले ले या इनकी सिस्टर कंपनी का कोई भी गाड़ी ले ले, वर्टस या टाइगन, तो सेटिस्फाइड रहेगा वो, हमेशा मुस्कुराएगा कि हाँ मैंने शायद सही चली थी। ऑब्वियस सी बात है ये 2.0 है, तो स्कोडा फॉक्सवैगन की वो वाली क्वालिटी नहीं है जो पहले गाड़ियों में आती थी। बट अब वो नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है जैसे कुशाक की, तो आई एम होपिंग कि वो भी इंप्रूव हो जाएंगी, तो दे हैव मोर इंसेंटिव। जैसे हमें तो थोड़े बहुत इश्यूज रहे हैं, सेकंड जनरेशन में तो शायद बंदा आंख बंद करके भी शायद ले सकता है, अगर उन्होंने कंपनी ने इशू रिजॉल्व कर दिए क्वालिटी के। जैसे काइलेक है, इसके बाद आया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें कोई ऐसी खास शिकायत है नहीं आ रही है, ओवरऑल पैकेज लगता है। जो चला रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और रनिंग कॉस्ट भी ठीक ठाक है उसकी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका मतलब पॉकेट में होल करती है, सही चलती है। कंपनी को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है आपको, क्योंकि उन्होंने एक नई गाड़ी निकाली है नए प्लेटफॉर्म पे, पहला आपका जो प्रोडक्ट होगा वो तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं, तो धीरे धीरे वो हर तभी वर्जन जनरेशन जो निकलती हैं गाड़ियों की वो इसी हिसाब से निकलती हैं कि जो कमियां थी उनको दूर किया जाए पिछली जनरेशन की। आई एम हैप्पी कि इनका एक कल्चर बन गया है, और शायद ये कंपनी यहाँ रहने वाली हैं, एटलीस्ट मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ।
यार, फोर्ड की अच्छे तरह numbers मिल रहे हैं अब तो। फोर्ड की तरह गायब नहीं हो जाएंगे। हम ओल्ड ओनर हैं तो हमें तो और कंसर्न रहता है। अगर आई थिंक कुछ मेजर पार्ट अगर चेंज होता भी है, जो कि हो सकता है अब क्योंकि फ्यूल इश्यूज है, मेरे ख्याल से इन कंपैरिजन वो हर गाड़ी में अब इशू आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी गाड़ी सिंगल आउट होगी या कंपनी की वजह से। और कॉस्ट का मार्जिनल डिफरेंस ही होगा जो मुझे लगता है। 5-10 हज़ार अगर एक बड़ा मेजर पार्ट चेंज हो रहा है 50,000 का या 40,000 का, तो 5-10 हज़ार का ही वेरियंस होना चाहिए। अगर वो वेरियंस ज़्यादा हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ तो डबल कॉस्ट है, ट्रिपल है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है फिर भी, क्योंकि Hyundai वगैरह की भी गाड़ियाँ जो इंजन आ रहे हैं 1.5 उनका भी जो टर्बो है, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई सस्ता चीप जंक इंजन है, राइट। उसमें भी क्वालिटी लगी हुई है, पार्ट्स उसके भी महंगे ही हैं। जितने भी GDI इंजन है उनके पार्ट महंगे होते ही महंगे हैं, हैं। चाहे आपका छोटा से छोटा स्पार्क प्लग क्यों ना हो। इंजेक्टर तो खैर अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। अभी तक गाड़ी बहुत सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और एंजॉय कर रहे हैं इस गाड़ी को। और अगला 1,20,000 किलोमीटर में अगला वीडियो बिल्कुल सर, बिल्कुल। 40 का एवरेज चल रहा है हमारा। 40 के बाद ये 80 पे आए हैं और 80 के बाद 1,20,000 किलोमीटर पे हम इनसे पूछेंगे तब भी यही कि लेने लायक है या फिर नहीं है। सजेस्ट कर रहे हैं गाड़ी को, कुछ क्राइटेरिया इनकी तरह आपके मीट करते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। गाड़ी अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई इनके एरर वगैरह नहीं है। फ्यूल ये अच्छी क्वालिटी का भरवाते हैं, इन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है उसमें अलग अलग तरीके के फ्यूल डलवाने के बाद। बाकी गाड़ी जैसी चलती थी डे 1 में वैसी ही चल रही है, मैं फील कर पा रहा हूँ। इसका जो टर्बो का पंच है वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ, सब कुछ सही है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ आपके काम आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय और थैंक यू सो मच पीयूष जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा फिर से। सेम थैंक यू सो मच।